सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्लीट जीके का मैराथन करने वाले हैं DSSB PRT 2026 के लिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करवाया, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। और ये सिर्फ PRT के लिए ही नहीं, MTS, JEE या जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं DSSB के लिए, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जीके है उसका सिलेबस सेम ही रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, अब हम यहाँ आगे से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिट? निम्न में से कौन सी रिट नहीं है? तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिट्स को जारी करता है, मतलब 5 रिट्स हैं और आर्टिकल 32 में ये सब बताया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो आर्टिकल है वो 124 है, ये भी हमें पता है। तो देखो, मैंडामस है, हैबियस कॉर्पस भी है, सर्टियोरी है। तो जो इंजंक्शन है ये कोई भी रिट हमारी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इंजंक्शन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिट इन इंडिया। द 5 रिट्स आर, 5 रिट है, मैंने बता दिया आपको। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंट। तो इनको आप याद रखना। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों के संबंध में सही कथन चुने। दे आर जस्टिएबल, ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो आप ये बताइए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या उनको न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। दे आर एब्सोल्यूट, क्या वो एब्सोल्यूट हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब उनको जब जरूरत पड़ती है तो उन पे सस्पेंड लगाया जा सकता है, लिमिट लगाई जा सकती है। दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल उन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो 1 और 3, तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बाकी के करेक्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए 1 करेक्ट हमारा करेक्ट है। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल हैं, ठीक है, पर एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, मतलब उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आई होप जो हिंदी वाले बच्चे उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी रिकमेंड्स द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट? किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ए चीफ मिनिस्टर नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, और पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस पे नहीं। वो है जो उस राज्य का गवर्नर है, यानी कि जो उस राज्य का राज्यपाल है, वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है या नहीं लगाना है। तो ऑप्शन बी, द गवर्नर सेंड्स अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल्स अंडर आर्टिकल 356। तो प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 356। देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आर्टिकल 356? तो पीछे ही पढ़ा है कि आर्टिकल 356 से कौन सा रिलेटेड है। तो वो कौन सा है? वो है हमारा प्रेसिडेंट रूल, यानी कि ऑप्शन सी। और ये आपको पता ही है ये किस में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी पता है, नेशनल इमरजेंसी भी। देन ऑप्शन सी, तो आर्टिकल 356 डील्स विथ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल। विच आर्टिकल डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है? तो देखो, 356 तो प्रेसिडेंट वाला है, 360 होगा नहीं, 365 नहीं होगा, वो होगा 352। तो 352 के तहत, यानी जो अनुच्छेद 352 है उसके उसमें बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 352 प्रोवाइड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर नेशनल इमरजेंसी? तो इसमें से कौन राष्ट्रीय आपातकाल का आधार नहीं है? तो वॉर इस सिचुएशन में लगाया जा सकता है, भारी आक्रमण इस सिचुएशन में भी लगाया जाता है, और आर्म्ड रिबेलियन इस सिचुएशन में, पर जो ये डी है इसमें नहीं लगाया जाता। तो वैसे तो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, पर ये जो है ये इसके ग्राउंड्स हैं, यानी कि इसके आधार हैं, पर जो डी है वो इसका आधार नहीं है। तो ऑप्शन डी, इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन बाय द 44th अमेंडमेंट 1976। तो एक अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 44 पर, यानी कि 44th। उसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको रिप्लेस कर दिया गया था और इसकी जगह क्या लिख दिया गया था? आर्म्ड रिबेलियन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो देखो, हमने पीछे ही अभी 352 पढ़ा, ये किससे रिलेटेड था? नेशनल इमरजेंसी, NE, नेशनल इमरजेंसी
और 356 प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड था ये। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 से रिलेटेड। और इंडिया में अब तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी, आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो क्या है, सही है। स्टेट हैज नो रिलीजियन, स्टेट फेवर्स वन रिलीजन, बिल्कुल नहीं। रिलीजन कंट्रोल्स द स्टेट, बिल्कुल नहीं। ओनली मेजोरिटी रिलीजन इज रिकॉग्नाइज्ड, ये भी नहीं है। तो इंडिया में ऐसा कहा जाता है सेक्युलरिज्म के बारे में कि जो स्टेट है यानी कि जो देश है उसका कोई भी रिलीजन नहीं है। तो यही करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इंडिया फॉलोज अ सेकुलर सिस्टम वेयर द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इनमें से कौन सा धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 19 में नहीं है इसमें, तो स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 21 पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। आर्टिकल 30 नहीं होगा, ये होगा आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। निम्न में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है डिवीजन ऑफ पावर्स। हमें पता है कि शक्तियों का विभाजन होता है, सेंट्रल पे अलग शक्तियां हैं और स्टेट में अलग और लोकल लेवल पे अलग होती हैं। तो ये तो है। और हमारा जो संविधान है वो लिखित भी है और यहाँ पे एकल एकल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही है। और सिंगल और सिटीजनशिप भी एक ही है। और हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडिया है सिंगल सिटीजनशिप नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी कि भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल है, ना कि द्वैध है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आर्टिकल 370 नाउ रिपील्ड। तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था जिसको अब निरस्त कर दिया गया है और कब किया गया था, 2019 में। तो इमरजेंसी प्रोविजंस ये भी नहीं था। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर ये था जिसको 2019 में हटा दिया गया था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि 2019 से पहले आपको पता ही होगा कि जो जम्मू कश्मीर था उसका एक अलग ही संविधान था, वहाँ पे अलग ही सरकार चलती थी। वो खुद को पहले इंडिया, मतलब ये नहीं मानते थे कि वो इंडिया में आता है। पर 2019 के बाद क्या हुआ था, ये जो आर्टिकल था 370 इसको हटा दिया गया और अब जो जम्मू कश्मीर है वो ऑफिशियली क्या है, इंडिया का एक स्टेट है, पार्ट है। और अब वो क्या बन गया है, अब वो एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा है जहाँ से मतलब भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो यूएसए तो है, इससे हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, ये नहीं होगा। यूके है, यहाँ से भी लिया है, जापान से भी लिया है। पर रूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूस बाद में बना है। इससे पहले कौन था, यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने 5 ईयर्स के जो स्कीम थी ना वो ली थी, पर रशिया से नहीं ली थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। Russia is not a direct source of the Indian constitution. The next question, which of the following statements is correct about the president of India? इनमें से भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो क्या वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, बिल्कुल नहीं होता। कौन होता है रियल एग्जीक्यूटिव, वो होता है हमारा पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं, उसको डायरेक्ट उसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है ना प्रेसिडेंट का। इंडिया में प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर, उनके पास पूर्ण शक्ति भी नहीं होती। वो होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र कार्यपालिका। तो ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद इलेक्शन कमीशन। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। तो वो है आर्टिकल कौन सा, 324। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, उनके बारे में बताया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है, सही है। अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, नहीं, इनका भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये भी नहीं। ये है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त यानी कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कौन प्रेसिडेंट करता है,
मतलब प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। और शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो ऑप्शन बी, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में जैसे लोकसभा में कोई पार्टी है और उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो उस पार्टी का जो लीडर होता है ना, उसी को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है। क्या बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए। The next question, which article deals with protection of certain rights regarding freedom of speech etc. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में, तो वो है आर्टिकल 19। और 18 मैंने आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 18 में क्या है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 20 मतलब जैसे कोई गिरफ्तार हो जाता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, वो जो पर्सनल लिबर्टी की जो फ्रीडम होती है वो आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 19 क्या बताता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 19 प्रोवाइड 6 फ्रीडम्स। कौन कौन सी 6 फ्रीडम्स बताता है, एक तो स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में, पीछे बताता आर्टिकल 20। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 20 हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस डबल जियोपार्टी, मतलब दो बार गिरफ्तार नहीं हो सकते, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकता, मतलब खुद पे ही जो दोष है वो नहीं ला सकते, जो मतलब लॉ है वो फोर्स नहीं कर सकता, ये है इसका मतलब। विच आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 अभी बताया था। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 21 हमारा करेक्ट है। The next question, which article deals with protection against arrest and detention, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में, 21 में नहीं है, 23 में नहीं है, 24 में नहीं है, ये है आर्टिकल 22। तो ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 22 हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 22 प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ये किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 22 में। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। देखो आर्टिकल 22 होगा नहीं, अभी हमने पढ़ा है, 25 नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, ये होगा आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन हैजर्डस इंडस्ट्रीज, खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में, यह है आर्टिकल 24। तो बी आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ये है हमारे आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25। इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब हमें धर्म, कोई किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, आर्टिकल 25 में। विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, वो है हमारा आर्टिकल 26 यानी कि 26। तो आर्टिकल 26 गिव्स रिलीजियस डेनोमिनेशंस द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रचार हेतु कर यानी कि टैक्स से छूट किस अनुच्छेद में है। तो 26 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, ये होगा आर्टिकल 27 यानी कि आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27। विच आर्टिकल डील्स विद रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में है। तो ये होगा हमारा आर्टिकल 28 यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 28 डील्स विद रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। यहाँ से हमारे मिक्स्ड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और इसमें हम हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो हमें पता है जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल सबसे उपयुक्त है, मतलब मोस्ट सूटेबल है किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और इसी को ही किस नाम से जाना जाता है, इसी को ही हम रैगर सॉइल के नाम से जानते हैं।
तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल हैज़ हाई मॉइस्चर, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। और ये कौन कौन से मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं? आयरन, मैग्नीशियम। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, किसमें? ये आर्टिकल 14। 19 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 32 नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 14 guarantees equality before law and equal protection of laws to all individuals within the territory of India। मतलब कि कानून सभी के लिए समान है और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। Which of the following rivers does not originate in India? इनमें से कौन सी नदी है जो भारत में उत्पन्न नहीं होती है, भारत से शुरू नहीं होती? देखो, इंद्र जो है वो भारत में है, गंगा भी भारत से शुरू होती है उत्तराखंड से, गोदावरी भी साउथ इंडिया से, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है ना वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एज सांगपो रिवर एंड लेटर्स एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो रिवर के नाम से। और बाद में ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से। The concept of basic structure of the constitution was established in which case? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था केशवानंद भारती मामला, 1973 का है ये केस। तो केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट इन 1973 established the basic structure doctrine stating that parliament cannot alter the core structure of the constitution। मतलब कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरक्षण सिद्धांत स्थापित किया। मतलब जब ये केस हुआ था 1973 में, तो उसमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया था कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो जो संविधान है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज नहीं कर सकती। विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल इन इंडिया? भारत में खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो CPI reflects the price changes at the consumer level and is used by RBI for inflation targeting। और CPI जो ये इंडिकेटर है इसको कौन यूज करता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए RBI यूज करता है। विच गवर्नर जनरल एबोलिश द सती सिस्टम इन इंडिया? तो भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? डलहौजी नहीं था, कर्जन नहीं था, हेस्टिंग नहीं था, वो था बेंटिक। और किसकी मदद के साथ? राजा राम मोहन रॉय के साथ। कब किया था? 1829 में। इसको आप याद रखना। तो द सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड इन 1829 थ्रू अ रेगुलेशन पास्ड बाय विलियम बेंटिक। और किसकी मदद के साथ? राजा राम मोहन राय के साथ मिलके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जल निकाय कौन सा है? तो ब्लैक सी नहीं है, रेड सी नहीं है, बाल्टिक सी नहीं, वो है कैस्पियन सी, यानी कैस्पियन सागर। ये वैसे एक लेक है पर इसको हम बोलते हैं कैस्पियन सी। द कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट इनलैंड इनक्लोज्ड वाटर बॉडी नॉट कनेक्टेड टू एनी ओशियंस। मतलब कि सबसे स्थलरुद्ध जल निकाय है जो किसी भी महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि एक लेक है और ये किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, आप ऐसे समझो इसको। विच 5-year प्लान फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड द महालनोबिस मॉडल? तो इनमें से कौन सी ऐसी 5th ईयर प्लानिंग थी, 5th ईयर प्लान था जो महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था? तो फर्स्ट प्लान नहीं था, थर्ड प्लान भी नहीं था, फोर्थ भी नहीं था, ये था हमारा सेकंड प्लान। तो सेकंड प्लान जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था? महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था और हैवी इंडस्ट्रीज के साथ, यानी भारी उद्योगों के साथ, और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन बी द सेकंड 5-year प्लान emphasized इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज यूजिंग द महालनोबिस मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर टू लेह? इनमें से कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। तो वो नाथुला नहीं है, सिपकिला नहीं है, बनिहाल नहीं है, वो है जोजिला पास। तो जोजिला पास connects Srinagar to Leh and is strategically important for access to Ladakh। The drain of wealth theory was propounded by whom? तो धन के निकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारा दिया था दादा भाई नारोजी ने। और इन्होंने एक बुक और लिखी थी, द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नारोजी एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज ड्रेन वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। मतलब दादा भाई नौरोजी ने ये बताया था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज हैं
उनकी वजह से जो भारत का धन है वो इंग्लैंड चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से ऐसी कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती। तो टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ये है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी है, टू प्रमोट हार्मनी सौहार्द बढ़ाना ये भी है, पर चुनाव में मतदान करना या फिर टू वोट इन इलेक्शन ये कोई भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू वोट इन इलेक्शंस, वोटिंग इज अ लीगल राइट। वोटिंग क्या है, कानूनी अधिकार है, बट नॉट लिस्टेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51A में क्या बताई गई हैं, तो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना उनको बताया गया है आर्टिकल 51A में। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोई भी नदी को किसी स्टेट में शोक कहा जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि उस नदी की वजह से वहाँ बहुत बाढ़ आती है और उसकी वजह से बहुत तबाही होती है, इसलिए उस कोई भी नदी को क्या कहा जाता है, उस स्टेट में शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कौन सा है, वो है कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी की वजह से क्या होती है, बाढ़ आती है। द कोसी रिवर frequently changes its course causing devastating floods in Bihar, hence called the Sorrow of Bihar. Which of the following sectors is included in the tertiary sector। तो tertiary sector में कौन सा क्षेत्र included है, शामिल है। तो एग्रीकल्चर ये पहले सेक्टर में आता है, यानी कि प्रथम प्रथम क्षेत्र में आता है, और माइनिंग द्वितीय में आती है, मैन्युफैक्चरिंग भी द्वितीय में आती है, ये होती है हमारी बैंकिंग। बैंकिंग जो सेक्टर है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। और भी जो आती हैं जैसे कि बैंकिंग टर्शियरी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट भी टर्शियरी यानी तीसरे क्षेत्र में, और कम्युनिकेशन भी। विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द जब्त सिस्टम और रेवेन्यू कलेक्शन। किस मुगल सम्राट ने जब्त राजस्व प्रणाली लागू की, तो वो था अकबर। ऑप्शन सी अकबर। द जब्त सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अकबर रिंग अंडर टोडरमल फॉर सिस्टमैटिक लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। विच लैटिट्यूड पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो हमें पता है इंडिया के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है तो वो कौन सी है, वो हमारी TOC यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन ए। आप कमेंट में बताना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कितने स्टेट से गुजरती है और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गुजरती है। और एक और क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में विभाजित करती है, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स। व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट मीन्स। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है। तो देखो राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है एक्सीज ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अगर अधिक व्यय हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट शोज द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920। तो 1920 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। क्या वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो 1942 में किया था। ये किया था असहयोग आंदोलन। चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू तमिलनाडु इन विंटर। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा लाती हैं। तो क्या वो साउथ वेस्ट मानसून है, नहीं है। ट्रेड विंड्स भी नहीं है, वेस्टर्लाइज भी नहीं है, ये है ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट मानसून। तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर मेनली ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो वो है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम। तो UNDP SDI is published by UNDP to measure development based on health, education and income. The Ilbert Bill controversy is associated with which viceroy। तो जो एल्बर्ट विल विवाद था वो किस वायसराय से संबंधित है। लिटन से नहीं है, कर्जन से नहीं है, डफरीन से नहीं है, वो था रिपन से। तो डफरीन के टाइम पे क्या हुआ था, 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको स्टैब्लिश किया गया था, और कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था।
तो ऑप्शन बी रिपन। द इल्बर्ट बिल कब का है? 1883 का। कंट्रोवर्सी अरोज ड्यूरिंग रिपन्स टेन्योर अलाउइंग इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? तो भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज कम्प्लीटली फेडरल, क्या पूर्णत संघीय है? बिल्कुल नहीं। इट इज कम्प्लीटली यूनिटरी, ये पूर्णत एकात्मक है, ये भी नहीं होगा। ये ना तो फेडरल है ना ही यूनिटरी है, ये भी नहीं होगा। इट हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। तो जो भारत का संविधान है इसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या टेहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर पर है, मतलब उत्तराखंड में? हाँ बिल्कुल सही है, ये तो मैच है तो ये तो होगा नहीं। हीराकुंड डैम ये महानदी उड़ीसा में, ये भी सही है। भाखरा नानगल सतलुज में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, ये भी सही है, पर ये गलत है और यही हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो है वो गोदावरी पे नहीं, वो कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन सागर गोदावरी पे नहीं, नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर, नॉट द गोदावरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो कि जीएसटी में शामिल नहीं है? तो हमें पता है जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी भी आती है, सर्विस टैक्स भी आता है, वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स भी आता है, पर स्टैंप ड्यूटी नहीं आती। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये तीनों क्या है? इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन डी, स्टैंप ड्यूटी इज लेविएड बाय स्टेट्स ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एंड इज नॉट सबसम्ड अंडर जीएसटी। तो स्टाम्प शुल्क जो है वो संपत्ति लेन देन पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और यह जीएसटी में शामिल नहीं है। Who among the following was the founder of the Mauryan Empire? इनमें से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। और कब फाउंड किया था? 322 बीसी बिफोर कॉमन एरा। और किसकी गाइडेंस के साथ? चाणक्य। चाणक्य की बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। और दूसरा नाम विष्णुगुप्त। The next question, which of the following is the correct sequence of atmospheric layers from surface upward? पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की सही परतों का क्रम कौन सा है? मतलब ये हमारी धरती, इसके ऊपर कौन सी लेयर है? इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो देखो हमें पता है कि जो सबसे नीचे वाली होती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, और इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। और जो सेकंड वाली होती है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। और जो थर्ड वाली होती है वो मिजोस्फेयर होती है। फोर्थ वाली थर्मोस्फेयर होती है। और सबसे ऊपर जो होती है वो होती है हमारी एग्जोस्फेयर। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर हमारी 3 में है, ए में है, डी में है, ए में है, सी में है, डी में है, तो बी वाला हो जाएगा। फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखो ए और डी में है स्ट्रेटोस्फेयर, तो सी वाला भी कट जाएगा। तो सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होगी हमारी मिजोस्फेयर। तो इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, यानी सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर है। यानी कि हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और एक और है बाह्य मंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? छिपी हुई बेरोजगारी की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? पीपल विदाउट एनी जॉब, बिना काम के लोग, ये नहीं होगा। मोर पीपल एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। छिपी हुई बेरोजगारी किसको बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे हों। सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। The doctrine of lapse was introduced by which governor general? हड़प नीति। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? तो वेलेस्ली ने नहीं करी थी, हास्टिंग ने नहीं करी थी, कॉर्नवालिस ने नहीं करी थी, वो करी थी डलहौजी ने। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स स्टेट्स विदाउट अ नेचुरल एयर। हड़प नीति के तहत जिन राज्यों का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता था उन्हें अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। मतलब आप ऐसे मानो कोई स्टेट है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तब वो जो अंग्रेज थे वो उस राज्य को हड़प लेते थे
और एक किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी, वो करी थी डलहौजी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, तो इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो पवनों के विचलन के लिए जिम्मेदार है। तो एक हमारी फोर्स होती है वो है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, उसकी वजह से जो पवनों का विचलन है वो होता है। तो ऑप्शन बी कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ के घूमने की वजह से जो विंड्स होती हैं वो डिफ्लेक्शन हो जाती हैं। तो आप इसको पढ़ लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए इशूइंग करेंसी, मुद्रा जारी करना ये है, एक्टिंग एज बैंकर टू गवर्नमेंट ये भी है, रेगुलेटिंग क्रेडिट ऋण नियंत्रण करना ये भी है, कलेक्टिंग इनकम टैक्स, आरबीआई थोड़ी ना कलेक्ट करता है इनकम टैक्स को, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, बाकी के तो ये हैं। तो ऑप्शन डी इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉट बाय आरबीआई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई, तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, तो ये दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के टाइम। द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। The next question, which of the following states has the highest literacy rate according to census 2011? So obviously Kerala. Option C, Kerala has the highest literacy rate in India above 90% as per census 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। Which of the following is a खरीफ crop? तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, तो वीट नहीं है, ये राबी है, मस्टर्ड भी राबी है, बार्ले भी राबी है, ये हमारा चावल डी, मतलब सॉरी ऑप्शन सी राइस जो है वो हमारा क्या है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब खरीफ फसलें जो होती है वो मानसून के साथ बोई जाती हैं, और चावल एक प्रमुख खरीफ फसल है। विच मेटल इज मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट, तो पृथ्वी की जो पपड़ी है यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है हमारा एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम, रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी, कॉर्नवालिस ने नहीं की थी, डलहौजी ने नहीं की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं की थी, ये की थी थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास प्रेसिडेंसी, और मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर, तो जो पैसा था मतलब जो कर था, टैक्स था, वो डायरेक्टली किससे कलेक्ट किया जाता था, फार्मर्स यानी किसानों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का प्रकार नहीं है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साइक्लिकल भी होता है, पर कैपिटल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज इज रिच इन मिनरल्स इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार खनिजों से समृद्ध है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। मालवा पठार नहीं है, डेक्कन प्लेट्यू भी नहीं है, मेघालय प्लेट्यू भी नहीं है, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर छोटा नागपुर पठार। तो ऑप्शन सी छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज द मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया यानी अजायब घर जिसको हिंदी में बोलते हैं। द पिट्स इंडिया एक्ट इजी क्वेश्चन 1784, तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1784। ऑप्शन बी 1784 एस्टैब्लिश्ड डुअल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, इसमें से कौन सी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, बैंकिंग, टर्शियरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी सॉरी टर्शरी, ट्रांसपोर्ट टर्शरी में आता है फिशिंग, फिशिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। फिशिंग प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फिशिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन ए सुंदरबंस, सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। थार में क्या है, डेजर्ट है। वेस्टर्न घाट में क्या फोल्ड माउंटेन्स है, बिल्कुल भी नहीं। अरावली ब्लॉक माउंटेन्स है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी जो करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे सी है, ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट्स फोल्ड माउंटेन्स,
वेस्टर्न घाट्स जो है वो फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, वो ब्लॉक माउंटेन्स है जो कि फॉल्टिंग की वजह से यानी भ्रंश की वजह से ब्लॉक पर्वत बने हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? तो वो जीएसटी नहीं है, कस्टम्स ड्यूटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, वो है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो कैसा टैक्स है? वो एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस आर paid directly by individuals to the government such as income tax. The next question, which of the following correctly explains repo rate? निम्नलिखित में से रेपो रेट का सही अर्थ क्या है? रेट एट विच बैंक्स लैंड टू कस्टमर्स, ये नहीं होगा। रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यही सही है, इसी को बोलते हैं हम रेपो रेट। यानी कि जिस रेट पे जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक यानी कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम आरबीआई, ये नहीं होगा। तो रिवर्स रेपो रेट बताता हूँ मैं, आर 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 रिवर्स रेपो रेट देखो, जब आरबीआई जो है जब वो कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है और जिस रेट पे लेता है ना उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ऑप्शन बी, रेट एट विच आरबीआई lends to commercial banks. Repo rate is the rate at which RBI provides short-term loans to commercial banks against securities influencing liquidity and inflation. Which of the following is not a feature of fundamental rights? They are justiciable, बिल्कुल हैं। They are enforceable by courts, बिल्कुल। They can be suspended during emergency, suspend किया जा सकता है। पर ये जो they are absolute in nature, वे पूर्ण निरपेक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पे लिमिटेड लिमिटेशंस लगाई जा सकते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट यानी कि कंट्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भाबर मार्शलैंड, भाबर दलदली भूमि, ये गलत है। खादर न्यू एल्वियम, खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा, ये बिल्कुल सही है। भांगर बाढ़ प्रभावित भूमि, ये नहीं होगा। टेराई रॉकी रीजन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी, खादर इज द न्यूअर एलुवियल सोइल डिपॉजिटेड बाय रिवर एनुअली, भांगर इज ओल्डर एलुवियम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स नेशनल इनकम, तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ये नहीं होगा। टोटल इनकम अर्न बाय सिटीजन्स इंक्लूडिंग अब्रॉड, मतलब कि देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय विदेश सहित, हाँ ये हो जाएगा। नेशनल इनकम मतलब सबको इंक्लूड उसमें कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेशनल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम अर्न बाय सिटीजन्स इंक्लूडिंग अब्रॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनमें से ऐसा कौन सा कौन सी घटना थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का कारण बनी थी? रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये कारण नहीं था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी कारण नहीं था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी नहीं था। वो थी एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये कब हुआ था? 1883 में। और इसी के जस्ट 2 साल बाद किसकी कौन मतलब किसकी फॉर्मेशन हुई थी? कांग्रेस की। तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एक्सपोज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड यूनाइटेड इंडियन ओपिनियन कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इन 1885, which was established by A.O. Hume. Which of the following is not a characteristic of monsoon climate? इनमें से कौन सा मानसूनी जलवायु की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, पवनों का मौसमी परिवर्तन, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो होगा नहीं। कंसंट्रेटेड रेनफॉल इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में वर्षा का संकेंद्रण, ये भी नहीं, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष समान वर्षा, क्या पूरे वर्ष समान वर्षा होती है? मतलब हर जगह मतलब सेम वर्षा होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो यही हो जाएगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये तो है। तो ऑप्शन सी उसका करेक्ट है, वैसे आप चेक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, करेंसी विद पब्लिक, ये है, तो ये नहीं होगा। डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी है, ये भी नहीं होगा। टाइम डिपॉजिट्स, ये भी है। गोल्ड रिजर्व्स विद आरबीआई, ये नहीं होगा, ये मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा वहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857,
निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण नहीं था? तो लेक ऑफ यूनाइटी, एकता की कमी, ये तो कारण था। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी कारण था। पुअर कोऑर्डिनेशन, ये भी था। पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बिल्कुल भी रीजन नहीं था। तो आंसर सी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? लू, कोल्ड वाइन, लू तो गर्मी में चलती है तो ये तो होगा नहीं हमारा। देन बी, चिनूक, लोकल हॉट विंड, चिनूक स्थानीय गर्म हवा, ये हमारा करेक्ट है। बाकी के दोनों भी गलत हैं। तो ऑप्शन बी, चिनूक इज अ वार्म ड्राई विंड डिसेंडिंग ओनली ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस बजट डेफिसिट? तो बजट डेफिसिट यानी बजट घाटा की जो सही परिभाषा है वो कौन सी है? एक्सीज ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं होगा। एक्सीज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड ओवर ओवर टोटल रिसीप्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बजट डेफिसिट यानी कि बजट घाटा क्या होता है? जब कुल व्यय का कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं बजट डेफिशिएट। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जो भी आपकी जो फीडबैक वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।